Hello friends, welcome to ACE UPSC. So we all know that we are discussing Udan magazine of environmental and ecology, and today we will be discussing chapter 8 that is energy. So let's start. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मेजर एनर्जी सोर्सेज। तो उसमें होगा दो तरह का, दैट इज कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी। तो सबसे पहले कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल में आएगा हमारा कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। ये क्या है? ये फॉसिल फ्यूल फाउंड अंडरग्राउंड है। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, टाइडल एनर्जी और बायोफ्यूल एनर्जी। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं एनर्जी सोर्सेस में, सबसे पहले आएगा हमारा सोलर एनर्जी। वो कहाँ पे, मतलब उसका प्रोडक्शन कैसे होगा? तो पीवी सेल से, दैट इज कन्वर्टेड सनलाइट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, और सोलर थर्मल सिस्टम कंसंट्रेटेड सनलाइट टू हीट फ्लूइड्स फॉर पावर। और एप्लीकेशंस इसका कहाँ यूज़ किया जाएगा? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और हीटिंग के लिए। जिसका की फीचर या फिर चैलेंजेस देखा जाए तो वो क्या होगा? तो रिन्यूएबल एनर्जी, लो एमिशन, एफिशिएंसी, डिपेंड्स ऑन सनलाइट अवेलेबिलिटी। उसके बाद दूसरा है हमारा हाइड्रो पावर, दैट इज डैम्स कैप्चर फ्लोइंग वाटर एनर्जी टू टर्न टर्बाइन कनेक्टेड टू जनरेटर। तो टर्बाइन जैसे ही उसमें टर्न होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जिसका की फीचर या चैलेंज देखा जाए तो रिलायबल होता है की फीचर में, रिन्यूएबल होता है, और चैलेंजेस में देखा जाए तो पोटेंशियल फॉर इकोलॉजिकल डिसरप्शन। उसके बाद थर्ड है हमारा विंड एनर्जी। तो विंड टर्बाइन कन्वर्ट्स विंड्स काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ब्लेड रोटेशन। जो क्या काम करेगा? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करेगा। और उसका की फीचर्स देखा जाए तो क्लीन एनर्जी होता है वो, और रिन्यूएबल एनर्जी होता है। लेकिन चैलेंजेस क्या है? तो डिपेंड्स ऑन विंड स्पीड एंड लोकेशन, मतलब जितना ज़्यादा विंड स्पीड होगा वैसा ही तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेगा ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, दैट इज मान लो फिजन और फ्यूजन, दो तरह का न्यूक्लियर एनर्जी होता है। तो फिजन रिएक्शन से क्या होगा? तो स्प्लिटिंग एटम्स रिलीजेस फ्रॉम एनर्जी फॉर हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और वहीं फ्यूजन रिएक्शन क्या होगा? कंबाइंस एटम एट हाई टेम्परेचर। तो इसमें क्या होगा? फ्यूजन रिएक्शन में होता है ना, वो कंबाइंस टू और फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल एनर्जी। और फ्यूजन रिएक्शन में ये ब्रेकिंग अप ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, दोनों से काम एक ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। उसके बाद अगर की फीचर देखा जाए तो हाई एनर्जी आउटपुट होता है, और चैलेंजेस का देखा जाए तो कंसर्न्स अबाउट रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड सेफ्टी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन एनर्जी। तो इसका क्या होगा? तो मतलब ये कैसे जनरेट करेगा हाइड्रोजन एनर्जी? तो इलेक्ट्रोलिसिस स्प्लिट्स वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और नेक्स्ट फॉर्म इसका स्टीम मीथेन, और रिफॉर्मिंग एक्सट्रैक्ट्स हाइड्रोजन एंड नेचुरल गैस। उसके बाद ये क्या काम करेगा? तो ये फ्यूल सेल और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम आएगा। और इसका की फीचर्स क्या होगा? क्लीन एंड वर्सटाइल होता है एनर्जी। और चैलेंजेस में प्रोडक्शन कैन बी एनर्जी इंटेंसिव। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी हमारा बायोगैस। तो प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डाइजेशंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज एनिमल वेस्ट या फिर क्रॉप रेसिड्यू या फिर सीवेज, है ना। और एनर्जी जनरेशन में हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और की फीचर्स में रिन्यूएबल एनर्जी होता है, लेकिन चैलेंजेस इसके भी बहुत हैं, जैसे कि मीथेन एमिशन जनरेशन होता है जो कि कैप्चर करता है बट रिक्वायर्स प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बायोफ्यूल एनर्जी। तो इसका क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स? तो डिराइव्ड फ्रॉम द बायोमास दैट फर्मेंटेशन, मतलब थ्रू फर्मेंटेशन। उसके बाद ट्रांसस्ट्रीफिकेशन और थर्मोकेमिकल प्रोसेसेस। जिसका जनरेशन एनर्जी क्या होगा? तो इसको व्हीकल एज एन व्हीकल फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं और पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिसका मेन अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो ये रिड्यूसेस एमिशन, पर चैलेंजेस में देखा जाए तो मे कंप्लीट विथ फूड प्रोडक्शन एंड इम्पैक्ट लैंड यूसेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बायोमास कन्वर्शन। तो इसका क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स? तो ये डायरेक्ट बर्निंग फ्रॉम कुकिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी, और कन्वर्शन टू इथानॉल, मीथेन विया फर्मेंटेशन ऑन एनारोबिक डाइजेशन। और वहीं पे इसका मान लो आप देखोगे क्यों यूज़ किया जाएगा, मतलब किसके लिए यूज़ किया जाएगा? ये कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, हीटिंग पर्पसेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और फ्यूल प्रोडक्शन के लिए। और इसका की फीचर्स क्या होगा? कैन डिप्लीट सॉइल न्यूट्रिएंट्स। और इसका चैलेंजेस देखा जाए तो एनर्जी इंटेंसिव इथानॉल प्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा सॉलिड वेस्ट। तो ये सॉर्टेड एंड कंबस्टेड फॉर एनर्जी रिकवरी। और ये क्या जनरेट करेगा? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। और इसका की फीचर्स देखा जाए तो रिड्यूस लैंडफिल्स यूजेस। और चैलेंजेस में बर्निंग कॉजेस एयर पॉल्यूशन, स्पेशली पैरासाइट्स, प्लास्टिक्स। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी हमारा जियोथर्मल एनर्जी। ये क्यों यूज़ किया जाएगा? तो यूटिलाइजेस स्टीम
फ्रॉम अंडरग्राउंड रिजर्वायर और हॉट स्प्रिंग टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जनरेशन ऑफ क्या करेगा, ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेगा और हीटिंग। और अगर एनर्जी में देखा जाए तो ये रिन्यूएबल और रिलायबल एनर्जी होता है, लेकिन इसका की चैलेंजेस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है फ्रॉम किससे, हाइड्रोजन सल्फाइड से और टॉक्सिक मिनरल से। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी हमारा है टाइडल एनर्जी, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, डैम बिल्ड्स अक्रॉस बाइस और एस्चुरीज, मतलब देखो बे होता है जैसे बे ऑफ बंगाल, तो डैम बिल्ड्स अक्रॉस बेस और एस्चुरीज कंट्रोल वाटर फ्लो टू ड्राइव टरबाइन। ठीक है, तो मतलब डैम जनरेशन से क्या होगा, टरबाइन को रोटेट करेंगे और रोटेशन ऑफ टरबाइन से क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ओके, तो इससे मेन काम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का हो रहा है और ये प्रेडिक्टेबल होता है। पर इसका चैलेंजेस क्या होगा, मे डिस्टर्ब द हैबिटेट एंड अल्टर द नेचुरल वाटर फ्लो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिथानॉल एंड इथानॉल एनर्जी। तो मिथानॉल से क्या होगा, तो प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस एंड बायोमास, और इथानॉल डिराइव फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ बायो वेस्ट। ठीक है, ये कैसे होगा, फर्मेंटेशन ऑफ बायो वेस्ट से क्या होता है, इथानॉल का प्रोडक्शन, और मिथानॉल का प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस। और वहीं पे इसका मान लो एनर्जी जनरेशन होगा तो ये क्लीन फ्यूल होता है, सॉल्वेंट फ्यूल एडिटिव्स भी होते हैं। और अगर इसका की फीचर देखा जाए तो ये क्लीनर बर्निंग होता है, मतलब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। पर इसका चैलेंजेस क्या होगा, तो रिड्यूसेस पॉल्यूशन बट प्रोड्यूसेस मे कंप्लीट विथ फूड रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। तो ये इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, तो बाई प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल गैस है और प्रोसेसिंग एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग का है। और इससे की फीचर दैट इज जनरेशन, मतलब आप इसको क्यों यूज़ कर सकते हो, तो आप इसको हीटिंग पर्पज़ के लिए एज वी ऑल नो, मतलब घर में हम लोग खाना भी इसी से बनाते हैं ना, और कुकिंग, व्हीकल्स, फ्यूल्स। ठीक है, और ये एज एन अगर की फीचर्स आपको पता हो तो ये पोर्टेबल होता है और एफिशिएंट भी होता है। पर इसका चैलेंजेस क्या है, तो ऑर्डराइज्ड फॉर लीक डिटेक्शन। ठीक है, ये लीकेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसमें रहा है, तो इट में क्रिएट अ प्रॉब्लम। उसके बाद सीएनजी जो गाड़ियों में हम लोग यूज़ करते हैं, तो कंप्रेस्ड मिथानॉल स्टोर्ड इन टैंक है, ये व्हीकल फ्यूल है, ये क्लीनर एंड चीपर भी है देन ट्रेडिशनल फ्यूल। पर इसका प्रॉब्लम क्या है, रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड स्टोरेज। इसका स्टोरेज आप लोगों ने देखा भी होगा, गाड़ियों में रहते हैं तो ये मच ऑफ द कैपेसिटी तो ये सिर्फ इसको लग जाता है इसको स्टोर करने में ही। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यूपीएससी 2024 में से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज आर स्मॉल मॉड्यूलर एनर्जी जनरेशन। ठीक है, किसके बारे में बता रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ये क्या है, एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज दैट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक कैपेसिटी दैट इज energy when where you need it, typically producing less than 10 megawatt of power. That is, distributed energy resources systems can usually be sized to meet up the particular need and installed on site. अब एग्जांपल में देखा जाए तो रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट्स, विंड जनरेटिंग यूनिट्स, बैटरी स्टोरेज, बैटरी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज टू एक्सपोर्ट पावर बैकअप टू द ग्रिड, उसके बाद कंबाइंड हीट एंड पावर यूनिट और ट्राई जनरेशन units that also utilize waste heat to provide cooling. फिर बायोमास जनरेटर विच आर fueled with waste gas और इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स। फिर ओपन एंड क्लोज्ड साइकिल कैन टर्बाइन, उसके बाद गैस टर्बाइन, उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग इंजिन्स दैट इज डीजल या फिर ऑयल वाला रेसिप्रोकेटिंग इंजिन्स, उसके बाद हाइड्रोजन या फिर हाइड्रो एंड मिनी हाइड्रो स्कीम्स। ठीक है, और फ्यूल सेल्स। अब चलिए आगे देखते हैं हम बायोफ्यूल्स ये है क्या। तो बायोफ्यूल्स एक तरह का हाइड्रोकार्बन फ्यूल है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर दैट इज लिविंग और वन लिविंग मटेरियल इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो टाइप्स क्या है इसमें, तो सॉलिड होता है दैट इज वुड और मैनवर, फिर लिक्विड में बायो इथेनॉल या फिर बायोडीजल, और गैस में बायोगैस। ठीक है, इससे हम क्या, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में काम आते हैं। अब आगे अगर हम देखते हैं तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो इमिट लेस CO2, इसमें CO2 का एमिशन कम होता है देन कन्वेंशनल फ्यूल, मेकिंग देम अ वाइबल ऑप्शंस टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट सेक्टर एमिशंस। उसके बाद दे कंस्टिट्यूट अबाउट 3% ऑफ ग्लोबल रोड ट्रांसपोर्ट फ्यूल। मतलब कितना, टोटल प्रोडक्शन मान लो 100% है, मतलब अगर कंजप्शन 100% है ना, तो उसका 3% क्या रहेगा, बायोफ्यूल्स रहता है। ठीक है, अब ये बहुत कम है पर हमारा टारगेट भी धीरे धीरे सेट होते जा रहा है। हम लोग कितना ब्लेंड कर पाते हुए वो हमारे टेक्नोलॉजी में भी डिपेंड करता है। ठीक है, और हमारे अवेयरनेस में भी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 और यूपीएससी 2020 दोनों में पूछा गया था। मतलब यूपीएससी 2020 में पूछा गया था और ये आया कब था, 2018 में। अब देखते हैं ब्लेंडिंग टारगेट कितना रहा है। तो टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग है इन पेट्रोल एंड 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग इन डीजल। ये कि कब तक, 2030 तक, मतलब 2030 तक आपको क्या करना है, 20% और यहाँ पे 5%। तो 20% किस पे है, 20% पेट्रोल में है और 5% बायोडीजल में है। ओके,
करंट परसेंटेज देखा जाए तो 2% है, 2% ऑफ पेट्रोल एंड लेस देन 0.1% ऑफ डीजल है। और वहीं हमको कितना तक जाना है, 20% तक, और यहाँ पे 5% तक। अब कैटेगराइजेशन देखते हैं। द पॉलिसी कैटेगराइजेस बायोफ्यूल इनटू 3 टाइप्स। तो 3 टाइप्स में सबसे पहले आएगा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, तो इथेनॉल एंड बायोडीजल और डिराइव फ्रॉम फूड क्रॉप, ये आपको ये है आपका की टर्म, फूड क्रॉप्स लाइक शुगर केन, वेजिटेबल ऑयल। सेकंड में आपका क्या होगा, ये अगर आपको की टर्म्स में बता दूँ तो नॉन फूड फीड स्टॉक्स लाइक एग्रीकल्चर रेसिड्यूज एंड वेस्ट। और थर्ड जनरेशन में क्या होगा, एडवांस्ड बायोफ्यूल लाइक एल्गे एंड बायो सीएनजी। ठीक है, द पॉलिसी expands the scope of raw material for ethanol production by allowing use of sugar cane juice, sugar containing material like sugar beet, sweet sorghum, starch containing material like corn, cassava, damaged food grain like wheat, broken rice, rotten potato, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। मतलब जो चीज़ आप नहीं खा सकते हो फिलहाल, आप उसको क्या चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। ओके, फिर इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल दैट इज ईबीपी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है, तो एम करता है ये 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड 5% ऑफ बायोडीजल ब्लेंडिंग बाई 2030। और रिवाइज्ड E20 टारगेट ऑफ 2025 के लिए क्या है, तो फेस्ड रोल आउट फ्रॉम अप्रैल 2023। ओके, अब चलिए हम कुछ टेबल में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल्स में। सबसे पहले आएगा हमारा बायो इथेनॉल, जिसका सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कहाँ है, तो डिराइव फ्रॉम द कॉर्न एंड शुगर केन थ्रू फर्मेंटेशन। तो कॉर्न एंड शुगर केन को अगर फर्मेंट करोगे तो बायो इथेनॉल का जनरेशन हो जाएगा, जिसका की फीचर क्या होगा, तो कंटेन्स अबाउट 2/3 ऑफ द एनर्जी ऑफ पेट्रोल। मतलब 2/3 ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जितना पेट्रोल प्रोड्यूस करता है उसका 2/3 ये कर सकता है। और इम्प्रूव कंबस्टन परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड इमिशंस। और एप्लीकेशन में इसका क्या होगा, मिक्सड विद पेट्रोल टू इन्हेंस फ्यूल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस एमिशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बायोडीजल। तो बायोडीजल कैसे प्रोड्यूस होता है, तो फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल। आपको याद रखना है ये शुगर केन थ्रू फर्मेंटेशन, शुगर केन या कॉर्न, उससे बायो इथेनॉल होगा। और बायोडीजल कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेबल ऑयल, या फिर जैसे कि होता है ना सोयाबीन या फिर पाम ऑयल। फिर वेस्ट ऑयल, एनिमल फैट्स यूजिंग ट्रांसस्ट्रिफिकेशन। ओके, तो इसका मान लो की फीचर देखना चाहें तो की फीचर में क्या होगा, तो एमिट्स फ्यूअर हार्मफुल गैसेस देन कन्वेंशनल डीजल और हैज़ अ इंटरेस्टिंग लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी लाइक लो टॉक्सिसिटी एंड इज बायोडिग्रेडेबल। एप्लीकेशन में इसका क्या होगा, तो अल्टरनेटिव टू द डीजल फ्यूल यूजेस इन ब्लेंड, एग्जाम्पल B2, B3 और B100। ओके, उसके बाद बायोगैस। तो बायोगैस कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, तो क्रिएटेड थ्रू द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि होता है ना सीवेज में, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट में। इसका की फीचर क्या होगा, तो कंपोज मेनली मीथेन। इसमें कितना होता है बायोगैस में, अगर आप देखोगे ना तो लगभग 50 से 60% तो आपका मीथेन हो जाएगा। और CO2 कितना होगा, 35 to 50%। ठीक है, ये ध्यान रखोगे कितना परसेंटेज किस तरह रहता है, तो बायोगैस में ज़्यादा परसेंटेज मीथेन का रहता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, विद ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस, और कैन बी प्यूरिफाइड इनटू कंप्रेस्ड बायोगैस। CBG में आप उसको कन्वर्ट कर दोगे और प्यूरिफाइड हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है CH4 और CO2 कंपोजिशन रहता है बायोगैस में। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो आप देखते हो ये यूज़ कहाँ किया जाता है, तो यूज फॉर हीटिंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ऑटोमेटिक फ्यूल्स में। उसके बाद नेक्स्ट आपका बायो ब्यूटानॉल। तो ये कैसे प्रोड्यूस होगा, तो प्रोड्यूस्ड सिमिलरली टू बायो इथेनॉल थ्रू स्टार्च फर्मेंटेशन। उसके बाद अगर इसका की फीचर्स देखा जाए तो हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट होता है अमॉन्ग गैसोलीन। मतलब गैसोलीन मतलब होता है ना क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से आप कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रोड्यूस कर सकते हो फॉर एनर्जी जनरेशन, तो उनमें से सबसे ज़्यादा किस में एनर्जी रहता है, बायो ब्यूटानॉल में। और रिड्यूस्ड एमिशन व्हेन एडेड टू डीजल, ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड परफ्यूम बैग्स। उसके बाद जब ये ऐड होता है ना डीजल पे, तो ये ऐड मतलब आप एनर्जी जनरेशन के लिए इसको आप डीजल पे ऐड कर सकते हो, दैट इज एडेड टू डीजल। फिर इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड बेस ऑफ द परफ्यूम। ठीक है, फिर बायो हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस लाइक पायरोलिसिस। पायरोलिसिस आप समझ रहे हो ना, मैंने कुछ देर पहले बताया भी था। फिर गैसिफिकेशन और बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन। तो ये एक्चुअल में काम क्या आएगा, तो ये क्लियर होता है, मतलब ये की फीचर्स बताया जा रहा है, तो ये क्लियर होता है, कलरलेस होता है एंड बायोडिग्रेडेबल होता है। फिर पोटेंशियल अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल विथ हाईएस्ट एनर्जी एफिशिएंसी। और इसका यूज़ कहाँ होगा, तो यूज्ड फॉर फ्यूल सेल, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये सतत एक तरह का स्कीम था। तो क्या इंकरेज करता है, एंटरप्रेन्योरशिप टू सेटअप CBG। तो CBG के बारे में मैंने आपको पहले कुछ देर पहले भी जस्ट बताया था ना। ये क्या है, देखो यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस। ठीक है, मतलब अगर आप इसको क्या बोलते हैं बायोगैस को और थोड़ा प्यूरिफाई कर दोगे ना तो वो CBG में कन्वर्ट हो जाएगा।
जिसका मेन एम क्या है, किसका, सतत का, तो उसका एम क्या है, तो एड्रेस अर्बन एयर पॉल्यूशन और क्या करना, इन्हांस करना फार्मर इनकम को और प्रोमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल दैट इज SAF, ये कब पूछा गया था, यूपीएससी 2024 को। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ऑल्सो रिफर्ड टू एज बायोजेट फ्यूल है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको बायोजेट फ्यूल भी कहते हैं। इज क्रिएटेड यूजिंग द डोमेस्टिकली डेवलप्ड मेथड यूजिंग कुकिंग ऑयल रिच सीड्स फ्रॉम प्लांट्स। उसके बाद एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, स्लज, वुड मिल्स वेस्ट कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एक्शन दैट इज SAF। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है दैट इज जीरो एमिशन फ्यूल होता है, प्रोड्यूस ओनली वाटर वेपर एंड बाय प्रोडक्ट्स। उसके बाद हाइड्रोजन इकोनॉमिक विजन में देखा जाए तो यूटिलाइजिंग हाइड्रोजन एज अ लो कार्बन कंटेंट सोर्स टू डिकार्बनाइज कार सेक्टर लाइक स्टील, सीमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो वहाँ पे कमी आ सकती है, मतलब उसका यूज़ आप कम कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहले होता है ये एविडेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब मोस्ट एविडेंट केमिकल सब्सटेंस इन द यूनिवर्स है ये, और ये नॉन टॉक्सिक भी होता है, ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है एंड हाईली कंबस्टेबल डोमेस्टिक गैस होता है, ठीक है। और एनर्जी कैरियर में देखा जाए तो हाइड्रोजन इज नॉट एन एनर्जी सोर्स बट एन एनर्जी कैरियर और प्रोड्यूस्ड थ्रू प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोलिसिस, स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको ध्यान रखना है, वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ले आता है और उससे एनर्जी का जनरेशन करता है। अब चलिए इसका देखते हैं पोटेंशियल, मतलब कितना इसका आगे बढ़ने का कितना कैपेसिटी है। तो एविडेंट एंड एफिशिएंसी में देखा जाए तो रिन्यूएबल एंड नॉन पॉलिटिक फ्यूल होता है, प्रोड्यूसिंग वाटर एज ओनली द बाय प्रोडक्ट, और मोर फ्यूल एफिशिएंसी में देखा जाए तो कंपेयर टू डीजल और गैस। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। ओहो, चैलेंजेस, तो चैलेंजेस में सबसे पहले आएगा प्रोडक्शन चैलेंजेस, तो उसके बाद तो प्रोडक्शन में चैलेंजेस में क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज चैलेंजेस, सेफ्टी कंसर्न्स ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, तो ये हाईली रिएक्टिव होता है ना, तो इसीलिए उसका रख रखाव के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब हाई कॉस्टली रहता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंस्टेंट में देखा जाए तो एनर्जी इंटेंसिव होता है और प्रोडक्शन मेथड विथ हायर कार्बन फुटप्रिंट्स, और इकोनॉमिक चैलेंजेस देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर और क्रिटिकल मिनरल एसेट्स एंड स्केलिंग ऑफ प्रोडक्शंस। अब चलिए कुछ देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। देखो हाइड्रोजन तो हम लोगों ने पहले भी सुना है, मतलब क्लास 6-7 से ही सुन रहे हैं, बस इसके टाइप्स बहुत हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आएगा हमारा ब्राउन हाइड्रोजन। तो ब्राउन हाइड्रोजन मतलब देखो कलर में तो ये ब्राउन है, लगभग ब्लैकिश इन कलर है, तो कैसे प्रोड्यूस होगा, तो ब्लैकिश कलर मटीरियल दैट इज कोल विदाउट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। उसके बाद ग्रे हाइड्रोजन, तो ये कैसे होगा, तो नेचुरल गैस से, फॉसिल फ्यूल विदाउट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। फिर ये ब्लू हाइड्रोजन, ब्लू है ठीक है, तो ये नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल विद कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ग्रे वाला जो हाइड्रोजन है ना ये नेचुरल गैस से होगा लेकिन इसमें विदाउट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है। वहीं पे ब्लू हाइड्रोजन जो होगा ना वो भी नेचुरल गैस से ही है पर इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी विदाउट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और वहीं पिंक हाइड्रोजन जनरेटेड थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस using electricity produced by nuclear energy, sometimes referred to as purple और red hydrogen। उसके बाद टर्क्वाइज हाइड्रोजन, ये क्या है, तो मेड थ्रू मीथेन पैरालिसिस प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड सॉलिड कार्बन, प्रोडक्शंस हैज़ नॉट येट बीन प्रूवन एट स्केल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा येलो हाइड्रोजन, तो मेड थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। और वहीं वाइट हाइड्रोजन नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोजन होता है जो कहाँ मिलता है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स एंड एक्सट्रैक्टेड थ्रू फ्रैकिंग। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब इसको फ्रैकिंग से आप इसको निकाल सकते हो। अब देखो करंट स्टेटस इन इंडिया में प्रोडक्शन एंड यूसेज में देखा जाए तो मेजॉरिटी प्रोड्यूस्ड थ्रू मीथेन रिफॉर्मिंग कंट्रीब्यूटिंग टू CO2 एमिशंस, और नेचुरल एनर्जी मतलब नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप जो NHERM के नाम से जाना गया, ये कब अडॉप्ट हुआ था, 2006 में। और नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन NHM अनाउंस्ड इन 2021-22 यूनियन बजट में, ओके। उसके बाद हाइड्रोजन ब्लेंडेड नेचुरल गैस, दैट इज मतलब अब हाइड्रोजन का भी प्रेजेंस रहेगा नेचुरल गैस में। तो वो कैसे रहता है, तो प्लान टू ब्लेंड 15% ग्रीन हाइड्रोजन एंड पाइप नेचुरल गैस, जिसका एफिशिएंसी रैंकिंग देखा जाए तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर डीजल, फिर पेट्रोल व्हीकल, फिर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ओवरऑल एफिशिएंसी। अब चलिए आगे देखते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये है क्या। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज अ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। देखो मैंने यहाँ पे पढ़ाया भी था ना, आपको ध्यान रखना होगा ये सब, और हमेशा आप रिलेट करके ही पढ़ो तो आपको ध्यान रहेगा। देखो ग्रीन हाइड्रोजन जो है ना प्रोड्यूस्ड यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी विदाउट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है विदाउट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है या विद कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है। तो विदाउट
तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है विदाउट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और फिर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन कॉजेज सिग्निफिकेंटली लोअर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन दैन प्रोडक्शन ऑफ ग्रे हाइड्रोजन। तो ग्रे हाइड्रोजन कैसे था? ग्रे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन था हमारा नेचुरल गैस और उसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन विदाउट था, ठीक है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। विच इज डिराइव फ्रॉम फॉसिल फ्यूल विदाउट कार्बन कैप्चर। अब लॉन्च कब हुआ था ये? तो 2023 को। कौन सा? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ओके, जिसका मेन एम होगा टू मेक इंडिया अन एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। और जो क्या फैसिलिटेट करेगा? डिमांड क्रिएशन, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, जिसका साइलेंट फीचर किस तरह रहेगा? टारगेट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 MMT पर एनम बाई 2030। अब जिसका साइड प्रोग्राम भी चलता है वो क्या कहता है? तो इंसेंटिवाइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल, तो फ्यूल सेल ऑपरेशन में देखा जाए तो यूज द केमिकल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और अदर फ्यूल टू क्लीन एंड एफिशिएंटली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उसको इफ हाइड्रोजन इज द फ्यूल द ओनली प्रोडक्ट आर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड हीट, और एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट। एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस में देखा जाए तो मोर एफिशिएंट होता है देन थर्मल पावर प्लांट और एक्सपेंसिव प्रोडक्शन ड्यू टू कॉस्ट कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम एंड पैलेडियम। अब क्रिटिकल मिनरल क्या है? तो क्रिटिकल मिनरल इन ग्रीन ट्रांजिशन में देखा जाए तो डिमांड फॉर क्रिटिकल मिनरल दैट इज सोलर PV प्लांट्स, विंड फार्म, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिक्वायर्स मिनरल लाइक कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, निकल एंड रेयर अर्थ मेटल दैट इज REEs। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मिनरल में देखा जाए तो लिथियम जो है दैट इज लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, ग्रेफाइट एंड रेयर अर्थ मेटल्स जो है ना आर क्रूशियल फॉर बैटरी परफॉर्मेंस, लॉन्गेटिविटी मतलब कितना दिन वो उसका सेल्फ लाइफ है, एंड एनर्जी डेंसिटी। अब सप्लाई चेन चैलेंजेस में क्या रहेगा? तो द ग्लोबल सप्लाई चेन्स फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स इज कंसंट्रेटेड posing a supply risk due to uneven distribution। अब मेजर्स टेकन बाय इंडिया में क्या रहेगा? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिस्कवरी में देखा जाए तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड 5.9 मेट्रिक टन ऑफ लिथियम डिपॉजिट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको ध्यान रखना है, द फर्स्ट सच डिस्कवरी इन द कंट्री। तो ये कहाँ मिला है? जम्मू एंड कश्मीर में मिला है। अब देखो काबिल एक इनिशिएटिव था ना, तो काबिल फॉर मिनरल सिक्योरिटी, जिसका अगर मान लो आप एब्रीविएशन देखो तो ये क्या है? तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा आता है इन कोलैबोरेशन विथ नाल्को, HCL एंड MECL टू इंश्योर मिनरल सिक्योरिटी। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो टू इंश्योर अ कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल टू द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट विथ अ फोकस ऑन मिनरल्स लाइक लिथियम एंड कोबाल्ट। जिसका मेन फंक्शन क्या रहेगा? तो काबिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स ओवरसीज फॉर द कॉमर्शियल यूज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी दैट इज IREDA। तो ये है क्या? इज अ मिनी रत्न कैटेगरी 1 पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जिसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1987 में। इट इज़ अ engaged in promoting, developing and extending financial assistance for the project related to renewable energy and energy efficiency। अब चलिए आगे देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 is a legal framework regulating energy consumption, promoting energy efficiency and conservation। जिसका मेजर प्रोविजन देखा जाए तो designated consumer standard and labeling of appliances, energy conservation building codes, creation of bureau of energy efficiency are the establishment of energy conservation fund। उसका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये है क्या? तो इसका स्टैट्यूटरी एजेंसी है, किसके अंतर्गत आता होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, फोकसिंग ऑन डेवलपिंग प्रोग्राम्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। जिसका स्टार रेटिंग अगर मोबाइल ऐप में देखें तो दिस ऐप लिंक टू स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग डेटाबेस एम्पावर्स कंज्यूमर टू कंपेयर दैट इज एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस विद इन अ प्रोडक्ट कैटेगरी। उसके बाद एसेस, फिर रियल टाइम यूजर फीडबैक और मेक इन्फॉर्म्ड परचेस डिसीजन। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड में ECBC sets minimum energy standard for commercial building and ECO निवास संहिता 2018 does the same for the residential building। ओके उसके बाद द स्टार्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम देखा जाए तो BE स्टार लेबल में सबसे पहले प्रोवाइड्स कंज्यूमर विथ इंफॉर्मेशन ऑन एनर्जी सेविंग, मतलब वो कितना एफिशिएंट है, मतलब कितना बिजली खाएगी ना, यही बताता है अगर मैं लेमन टर्म्स से बता दूँ तो पोटेंशियल कवरिंग वेरियस अप्लायंसेस। अब देखो 2 इनिशिएटिव है, उजाला और SLNP। तो ये इनिशिएटिव किसके द्वारा है? तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड दैट इज EESL के द्वारा।
फॉर एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू ए सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन। ठीक है, तो कौन सा दो इनिशिएटिव है, उजाला और SLNP, और किसके अंतर्गत, EESL और LED EESL बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के। तो ये क्या करता है, LED लाइट जो है ना, जो बल्ब होता है 9 वाट का 11 वाट का, आई थिंक 9 वाट वाला, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ओके, बहुत कम रेट में। उसके बाद न्यू एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर द रूम एयर कंडीशनर and including a mandatory 24-degree default setting aim to save electricity and reduce carbon intensity। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, दैट इज ISEER। ये क्या है, यूज फॉर रेटिंग AC एफिशिएंसी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, वो दूसरा कुछ है। ठीक है, आप उससे इसको कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक है, ये AC की रेटिंग के लिए आता है। इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो इज यूज्ड फॉर रेटिंग AC एफिशिएंसी कंसिडरिंग सीजन वाइज टेम्परेचर वेरिएशन। स्मार्ट ग्रिड, तो ये है क्या, तो यूटिलाइजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन यूटिलिटीज एंड कंज्यूमर्स, जिसका मेन कंपोनेंट क्या होगा, स्मार्ट ग्रिड कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कंप्यूटर्स, automations and new technology to respond digitally to changing electricity demands। उस पर नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन, दैट इज NSGM, ये है क्या, तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में, और ये प्लान्स एंड मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू स्मार्ट ग्रिड। जिसका बेनिफिट देखा जाए तो मोर एफिशिएंट ट्रांसमिशन, क्विकर रेस्टोरेशन आफ्टर डिस्टर्बेंस, और रिड्यूस पीक डिमांड एंड इंक्रीज इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, दैट इज SE फॉर ऑल। ये कब हुआ था, 2011 में, मतलब लॉन्च कब हुआ था, 2011 में। और ये क्या है, एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप एमिंग, जो क्या एम करता होगा, टू अचीव द 3 इंटरलिंक ऑब्जेक्टिव बाय 2030। तो कौन सा होगा, डबल द रेट ऑफ इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी, उसके बाद डबल द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन एनर्जी मिक्स, और यूनिवर्सल एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज। ठीक है, ये 3 इसका गोल है जो अचीव करना है कब तक, 2030 तक। ओके, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, ये क्या कहता है, तो द बिल प्रोपोसेस अमेंडमेंट टू द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 टू एड्रेस revised national determined contribution, that is NDCs, and establish carbon market। उसके बाद provision includes mandatory use of non-fossil sources, carbon trading, an area conservation and sustainable building code, और standard for vehicle and vessel, and strengthening the composition of BEE। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेशनल मिशन फॉर इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी, दैट इज NMEEE अंडर द NAPCC। ये है क्या, इट इज़ द वन ऑफ द 8 मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज NAPCC के अंतर्गत ये वन ऑफ द 8वां में से एक ऐसा है जो क्या एम करता है, तो बूस्ट एनर्जी एफिशिएंसी बाय फॉस्टरिंग फेवरेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल इन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ओके, अब चलिए कुछ हम ना इनिशिएटिव्स देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड। ये क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन, तो मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो क्या करता है, इंप्रूव कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ एनर्जी इन एफिशिएंसी इन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। और इसका की कंपोनेंट क्या होगा, तो यूनिट एक्सीडिंग टारगेट ऑन एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, दैट इज ESCerts। और ESCerts क्या है, ये कैन बी ट्रेडेड ऑन पावर एक्सचेंज फॉर कंप्लायंसेस। ठीक है, जैसे आप लोग ग्रीन बॉन्ड के बारे में सुने होंगे ना, उस तरह का ये काम करता है। ओके, उसके बाद मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, दैट इज MTEE। इसका मेन एम क्या है, टू एक्सेलरेट मार्केट एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स। और की कंपोनेंट्स इसका क्या है, तो बचत लैंप योजना। उसके बाद प्रोमोट्स LED यूसेज और सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट प्रोग्राम, दैट इज SEEP। और फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट अप्लायंसेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म्स। तो इसका एब्रीविएशन क्या है, EEP। जिसका मेन एम क्या होगा, तो फैसिलिटेट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म फॉर डिमांड साइड एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम। और जिसका यहाँ पे अगर देखा जाए तो की कंपोनेंट तो MOU है विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसका, इसके साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, जो क्या काम करता है, तो डेवलपमेंट का सपोर्ट करता है ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, मतलब लास्ट है ये, तो FEED, दैट इज फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये क्या काम करता है, तो डेवलप फिस्कल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोमोट एनर्जी एफिशिएंसी। जो इसका की कंपोनेंट अगर देखा जाए तो ये पार्शियल रिस्क गारंटी फंड है, ये कवर्स रिस्क फॉर बैंक्स लीडिंग टू एफिशिएंसी प्रोजेक्ट। और वेंचर कैपिटल फंड है जो प्रोवाइड करता है इक्वालिटी, मतलब इक्विटी फॉर प्रोजेक्ट इन
गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड म्यूनिसपैलिटीज़। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर 8 का डिस्कशन which we have discussed in a more thorough way. Hope you are understanding this video lecture and thanks.